अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के अध्यक्ष श्रीमान एरियल वार्को जी, सहकारिता सचिव श्री आशीष भूटानी जी, नेप्सकॉप के अध्यक्ष श्रीमान राव, दिलीप संघाणी जी, राष्ट्रीय सहकारी संघ और इफको के चेयरमैन, और आज देश भर की डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से आए हुए सभी सहकारिता क्षेत्र के अग्रणियों को मेरा राम राम प्रणाम। मित्रों, हीरक जयंती किसी भी संस्था की मनाई जाती है, उसके दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक तो 60 साल में संस्था ने अपने क्षेत्र में जो योगदान किया है, वो योगदान को एक प्रकार से जनता के सामने रखना और इसकी उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखना। और दूसरा, जब 60 साल होते हैं तो पीछे मुड़कर कितनी गलतियां रह गई है और सुधार क्या करना है, उसको भी देखने का काम करना है। यहां मेरे सामने जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सारे कर्ता धर्ता बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत की खेती को, भारत के किसान को और भारत के गांव को आजादी के 75 साल की जो यात्रा इसने सफलतापूर्वक पारित करी है, उसमें अगर पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक त्रिस्तरीय ढांचा न होता तो ये असंभव होता और किसानों के लिए बड़ा तकलीफ है। इतने बड़े देश में 13 करोड़ के करीब किसानों के लिए शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस, उसको कोई तकलीफ अगर मिल जाए, कोई लंबी लिखा पढ़ी न करनी पड़े, इसकी शिक्षा चाहे जितनी भी हो, संस्थान की शिक्षा इतनी बड़ी हो कि उसको उचित फाइनेंस मिल जाए और वो अपना एग्रीकल्चर का काम कर पाए। ये व्यवस्था ने पूरे देश को एक प्रकार से, पूरे देश के किसानों को और पूरे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को नए प्राण पूरने की काम किया है। और मैं इसलिए ये हीरक जयंती के अवसर पर नेप्सकॉप के सभी अब तक जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, वो सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। नहीं केवल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर फाइनेंस की चिंता की है, साथ साथ सामूहिक खेती हो, जल प्रबंधन हो, किसानों को खेती के लिए उपयोग में लाने वाली सारी सामग्री हो, और व्यक्तिगत काम से लेकर गांव को मजबूत करने के हर काम में प्राण पूरने का काम हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स ने करा है, जिसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने आधार दिया। आज हमारा देश सहकार से समृद्धि और समृद्धि से संपूर्णता की ओर जाना चाहता है। मैं जब सहकार से समृद्धि का नारा का जिक्र करता हूं, तब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य भी इसके अंदर समाहित है। हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था देश के अंदर चाहते हैं
कि जो देश के अग्रिम अर्थतंत्रों में सूचीबद्ध हो। हमने लक्ष्य रखा है कि 2027 में देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बने, हमारा लक्ष्य। परंतु सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य भी यह है कि एक और तो हम दुनिया के तीसरे नंबर के अर्थतंत्र के स्थान पर पहुंचे, गौरव के साथ पहुंचे, और साथ ही साथ 140 करोड़ लोगों की सुखाकारी की। और मैं आज आप लोगों के सामने विश्वास के साथ कहता हूं, जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तब हम सब सहकारी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने मानकर चलना चाहिए, सहकारिता क्षेत्र के लिए ये मोमेंट है। यहीं से हमें आगे बढ़ना है, आगे का रास्ता हमें प्रशस्त भी करना पड़ेगा, और फुल स्पीड से हमारी कार आगे बढ़नी चाहिए। मगर जो कार फुल स्पीड से आगे बढ़ना चाहती है, दिशा दर्शन करने की क्षमता में भारत के सहकारिता हमने कर दिखाया। आज हमारी डेयरी कोऑपरेटिव्स की ब्रांड समग्र विश्व में एक नंबर की ब्रांड बनकर खड़ी हो। हमारी पैक्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मगर ये परफॉर्मेंस तभी मायने रखता है जब ये हर बैंक में किया जाए। एक बैंक तो बहुत अच्छा कर लेगी और यहाँ अवार्ड प्राप्त करेगी, और दूसरी बैंक में सुधार नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए ये जो सुधार है, इसको कानूनी खाके के तहत बांधने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आज कर रही है। भाई बहनों, 1964 से ये संस्थान स्थापित हुआ। मैं आज डॉक्टर गाडगिल और मगन भाई पटेल को जरूर याद करना चाहूंगा, जिन्होंने दूरदर्शिता के साथ इसकी स्थापना की, और आज 60 साल इस बात को किया। अनेक प्रकाशन, अनेक सेमिनार, अनेक कार्यशालाएं, अनेक सम्मेलन, इसके माध्यम से समय समय पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मार्गदर्शन और मदद करने का काम इस संस्था ने किया है। आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा, 99.72% आपका डेटा सही पाया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई विशेष प्रयास करने बगैर राव साहब को मालूम भी नहीं है इनके डेटा का इस प्रकार से थर्ड पार्टी क्रॉस चेकिंग हुआ है और उसमें बनाया गया। तब सहकारी ऋण, बैंकिंग, रिजर्व बैंक, नाबार्ड और वित्त पोषण की सभी संस्थाओं में लाइजन कर अपने सेक्टर का प्रतिनिधित्व करना। परंतु आज मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को पैक्स इसकी आत्मा है। जब तक पैक्स टेक्नोलॉजी से लैस नहीं होते हैं, जब तक पैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में पारदर्शिता नहीं आती है, और जब तक पैक्स के वायबिलिटी में कोई तकलीफ नहीं होती है, तब तक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हेल्दी नहीं रह सकते। अगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को हेल्दी रहना है, तो इसकी पूर्व शर्त है कि पैक्स को हम हेल्दी कर लें। और इसके लिए भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाने के बाद हर एक पैक्स को लगभग कंप्यूटराइज करने का काम कर रही है। वो पैक्स वो उनका सॉफ्टवेयर वो राज्य की भाषा में हर पैक्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ता है, और ये सीमलेस व्यवस्था हमने करी है। परंतु नैप्सकॉप ने अपने काम में एक सॉफ्टवेयर दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, मगर इसका लेगेसी डेटा और पैक्स को इस कंप्यूटर पर काम करने की आदत डालना।
ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण और कठिन चीज है, वरना वो कॉम्प्यूटर डिब्बा बन जाएगा जिसका कोई उपयोग वो पैक्स के कामकाज में नहीं। हमने सीरीज ऑफ सेमिनार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों के स्वीकार के लिए तैयार करने का काम करना पड़ेगा। हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त ह्यूमन रिसोर्स को एक्सेप्ट करने के लिए पैक्स की तैयारी भी करानी पड़ेगी। अगर कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर पर फाइनेंस होगा, कंप्यूटर पर रिकवरी होगी, और बिजनेस जो आगे मैं बताने वाला हूं वो सारा कंप्यूटर पर अगर करना है तो पैक्स के अंदर से परंपरागत चीजों में से हमने बाहर आना पड़ेगा। और नए युवाओं को न केवल कोऑपरेटिव पैक्स के कामकाज के अंदर जोड़ने के लिए स्पेस भी देनी पड़ेगी। इसके लिए भी नेप्सकॉप ने काम किया। कई जगह पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में सहकारिता का भाव, उसका डाइल्यूजन दिखा जाए।